Let's Mike Bookmark. आप सुन रहे हैं लेट्स माइक बुकमार्क। आज हम बात करेंगे हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए बुक फेयर की। राजधानी ने 10 से 18 जनवरी 2026 तक वार्षिक न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम एट 75 ने फेयर को मार्शल अचीवमेंट और सिविलाइजेशनल एंड्योरेंस के एक उत्सव के रूप में स्थापित किया। नतीजा यह हुआ कि यह बुक फेयर साहित्य के मार्केट प्लेस से कम और आधुनिक भारतीय राज्य की एग्जीबिशन से अधिक प्रतीत हुआ। फेयर ने क्या प्रस्तुत किया, किसे केंद्र में रखा और किसे बाहर छोड़ा, यह सब मिलकर यह दिखाता है कि बीजेपी एरा में लिटरेचर और पब्लिशिंग को आइडियोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स के जरिए कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दांव पर सिर्फ यह नहीं था कि भारत क्या पढ़ता है, बल्कि यह भी कि भविष्य के नागरिकों को अपना अतीत, वर्तमान और दुनिया में अपनी जगह कैसे इमेजिन करना सिखाया जा रहा है। वॉरफेयर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कलेक्टिव हिस्ट्री को प्रदर्शित करते हुए फेयर ने पोस्ट 1947 इतिहास से आगे बढ़कर हिंदू माइथोलॉजी तक का विस्तार किया। भारत मंडप में प्रवेश करते ही टैंक्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ ऑपरेशन सिंदूर का एक विशाल पोस्टर हॉल के सैन्य ट्रायम्फ्स को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देता था। हर कुछ मीटर पर प्रधानमंत्री के कटआउट्स दिखाई देते थे। कुछ क्षणों के लिए यह भूलना आसान था कि यह एक बुक फेयर है, ना कि कोई वॉर म्यूजियम। प्रधानमंत्री की छवि ने धीरे धीरे राष्ट्र के लिए एक विजुअल शॉर्ट हैंड का रूप ले लिया है। पॉलिटिकल ब्रांडिंग का वह तरीका जो लीडर, स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही फ्रेम में मिला देता है। 1970 के दशक की शुरुआत से न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को मुख्यतः एक लिटरेरी और कल्चरल स्पेस के रूप में इमेजिन किया गया है। एक ऐसा स्पेस जहां मुख्य चिंता किताबें, रीडिंग पब्लिक्स और भारत तथा दुनिया के बीच के इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। पिछले दशक में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की थीम्स अपनी एक शांत कहानी कहती हैं। भारतीय कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की बदलती प्राथमिकताओं की कहानी। 2010 के शुरुआती वर्षों में फेयर लिटरेचर, फोकलोर और सोशल इश्यूज की ओर उन्मुख था। इंडिजिनस वॉइसेस, चिल्ड्रंस लिटरेचर, इमर्जिंग वॉइसेस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और डाइवर्स इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी, रीजनल लिटरेचर्स और कलेक्टिव डाइवर्सिटी को फोरग्राउंड किया। पैंडेमिक से ठीक पहले तक भी फोकस सामाजिक और नागरिक रहा, जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वुमेन्स राइटिंग और स्पेशल नीड्स वाले रीडर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी। 2020 के बाद थीमेटिक एम्फेसिस नेशन स्टेट को केंद्रीय विषय बनाने की दिशा में धकेला जाने लगा। 2024 के एडिशन ने मल्टीलिंगुअलिज्म को सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके बाद वाले फेयर्स कमेमोरेटिव थीम्स की ओर निर्णायक रूप से मुड़ गए, जैसे कि 2025 में रिपब्लिक एट 75 और हाल ही में इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। फोक लिटरेचर और सोशल क्वेश्चन से रिपब्लिकहुड और मिलिट्री वैलर तक की ये ट्रेजेक्टरी एक व्यापक कल्चरल रीओरिएंटेशन का संकेत देती है। फेयर अब वह स्टेज बन गया है जहां राष्ट्र अपनी कहानी नरेट करता है। लिटरेचर अब उन कई इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जिसके माध्यम से यह नैरेटिव परफॉर्म किया जाता है। फेयर का आइडियोलॉजिकल कंटेंट जितना मॉडर्न था, उतना ही एंशिएंट से भी प्रेरित था। स्पीकर्स ने महाभारत और रामायण जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में वर्णित हेरोइक वॉर स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की। कौटिल्य को अलग से सेलिब्रेट किया गया। ये एपिकल रेफरेंसेस इंसिडेंटल नहीं थे। संघ परिवार की इमेजिनेशन, सिविलाइजेशनल मिलिट्री थिंकिंग, मिथिक वॉरफेयर और क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट्स के सेलिब्रेशन पर आधारित है। नतीजा यह हुआ कि कंटेम्प्रेरी नेशनलिज्म को एंशिएंट हिंदू पास्ट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इस अर्थ में फेयर की थीमेटिक चॉइसेस आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के साथ साथ कल्चरल नॉस्टैल्जिया से भी मेल खाती थी। यदि मिलिट्री थीम ने स्वयं को दृश्य रूप से घोषित किया, तो उसका इंटेंडेड ऑडियंस चिल्ड्रंस पवेलियन में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न आर्मी गार्ड्स बच्चों के साथ तस्वीरें लेते दिखाई दिए और उनके कंधों पर राइफल्स डिस्प्ले में थी। युद्ध को प्लेफुल बनाया गया और आर्म्ड फोर्सेस को अप्रोचेबल।
बच्चों की पवेलियंस और एग्जाम प्रिपरेशन स्टॉल्स के सामने लंबी कतारें यह बताती थीं कि आज पढ़ने का अर्थ कुछ और है। अंदर मिलिट्री हीरोज और सिविलाइजेशन हिस्ट्री पर आधारित स्टोरी बुक्स, कलरिंग शीट्स, क्विजेज और वर्कशॉप्स के बीच रखी थी। पेट्रियाटिज्म को इंस्ट्रक्शन में बदला गया। बच्चों को सिर्फ रीडर नहीं बल्कि फ्यूचर सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। कुछ ही हॉल दूर यूपीएससी और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स डिस्काउंटेड टेस्ट प्रेप टाइटल्स चढ़ रहे थे। मिलकर बच्चे और एस्पिरेंट्स फेयर के इमेजिन्ड पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते थे। यंग सिटीजन्स जो राष्ट्र को महसूस करना सीख रहे हैं और यंग अडल्ट्स जो उसे सर्व करना सीख रहे हैं। बीजेपी के लिए प्राइड और एम्बिशन एक साथ चलते हैं और लिटरेचर भविष्य के नागरिक को राष्ट्र और बाजार दोनों के लिए तैयार करने का साधन बन जाता है। पब्लिक फेयर्स का उद्देश्य होता है कि डिस्कोर्स का विस्तार किया जाए और यंग रीडर्स को टेक्स्ट बुक से परे ले जाया जाए। लेकिन इंडियन और इंटरनेशनल लिटरेचर की सीमित उपस्थिति और उसकी जगह एक संकीर्ण नैरेटिव का आ जाना इस लक्ष्य के खिलाफ गया। यह बदलाव सिलेबाई, टेक्स्ट बुक्स और म्यूजियम में हाल के वर्षों में आए परिवर्तनों के अनुरूप है, जो मिलकर हिस्ट्री और नेशनहुड का एक मेजॉरिटेरियन अकाउंट स्टैंडर्डाइज करते हैं। एक ऑल्टरनेटिव वॉइस अनुपस्थित थी। थीम पहले ही ये संकेत दे चुकी थी कि फेयर क्या प्रिविलेज करेगा। विजिटर्स ने किताबें देखी और खरीदारी की बिना सवाल उठाए। पीस और एंटी वॉर चर्चा दुर्लभ थी और हॉल्स में डिबेट के बजाय रियलिज्म था। इवेंट्स प्रोग्राम में सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की इस तस्वीर को और स्पष्ट किया। फेयर में क्यूरेटेड मल्टीकल्चरलिज्म प्रमुख था, जिसमें कल्चरल डिप्लोमेसी और कमेमोरेटिव नेशनलिज्म को उन लिटरेरी प्लुरैलिटीज के ऊपर रखा गया जो ज्यादा विविध, असमान और नियंत्रण से बाहर थी। 9 दिनों में सैकड़ों टॉक्स हुई, लेकिन स्पॉटलाइट थीम पवेलियन पर ही टिकी रही, जहां फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, डिप्लोमैट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने वॉर, सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग पर चर्चा की। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री थी। उन्होंने कल्चरल डिप्लोमेसी जोड़ी, जबकि सेलिब्रिटी ऑथर्स ने स्टार पावर। यह डिप्लोमेसी एक तरफ सिविलाइजेशनल थी और दूसरी तरफ एस्पिरेशनली ग्लोबल। यह बीजेपी एरा की पहचान बन चुकी है, जहां लिटरेचर अब्रॉड सॉफ्ट पावर की तरह और घर में आइडियोलॉजिकल फोर्स की तरह कार्य करते हैं। चिल्ड्रन और यंग राइटर्स के लिए स्पेसेस मौजूद थे, लेकिन इंडिया की लिटरेरी डाइवर्सिटी असमान दिखाई दी। इंडिपेंडेंट रीजनल राइटर्स, दलित, बहुजन और फेमिनिस्ट वॉइसेस और इसके साथ साथ स्मॉल वर्नाकुलर प्रेसेस मुख्य प्रोग्राम में कम दिखाई दी। डाइवर्सिटी कंट्रीज और डिग्निटरीज के रूप में तो दिखी, लेकिन इंडिया के लिटरेरी पब्लिक्स के रूप में नहीं। इंस्टीट्यूशनल और डिप्लोमेटिक इंडिया आत्मविश्वास से प्रस्तुत हुआ, जबकि देश की लिटरेरी लाइफ के ज्यादा प्लूरल और अनरूली हिस्से मार्जिन्स पर रहे। रिप्रेजेंटेशन की यह कमी मार्जिनलाइज्ड इंडिया और उसकी यूथ की इमेजिनेशन को संकुचित करती है। न स्पीकर्स और न बुक्स ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित किया। पब्लिशिंग इकोसिस्टम ने इस बैलेंस को रीइंफोर्स किया। सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म, हिंदू रिवाइवलिज्म और पॉलिसी एडजेसेंट नॉन फिक्शन से जुड़े पब्लिशर्स प्रमुख थे, जबकि प्रोग्रेसिव और ऑल्टरनेटिव प्रेसेस मार्जिनल या अनुपस्थित। इसकी कई अंडरलाइनिंग एक्सप्लेनेशंस में से एक इकोनॉमिक भी है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा जारी ब्रोशर ने एग्जिबिटिंग कॉस्ट्स का विवरण दिया। दृश्य और थीमेटिक संकेतों से परे फेयर की इकोनॉमिक्स बताती है कि कल्चरल स्पेसेस किस तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। प्रगति मैदान में एग्जिबिट करना सस्ता नहीं है। 2026 में हिंदी और अन्य इंडियन लैंग्वेजेस के लिए सबसे छोटा सब्सिडाइज स्टॉल 9 दिनों के लिए लगभग 18,000 का था, जबकि इंग्लिश पब्लिशर्स के लिए स्टैंडर्ड 3x3 का स्टॉल 55 से 37,000 तक का। ये फिगर्स ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, स्टाफिंग या डिस्प्ले कॉस्ट शामिल किए बिना हैं और 2023 एडिशन की तुलना में रेंट्स में 15 से 20% बढ़ोतरी दिखाई दी। यद्यपि नेशनल बुक ट्रस्ट इन रेट्स को सब्सिडाइज्ड बनाता और इंटरनल स्टॉल कॉस्ट्स को लगभग 1.9 लाख आंकता है, सब्सिडी इस तरह एडमिनिस्टर होती है कि प्रेजेंस तो प्रोत्साहित हो, लेकिन स्केल सीमित रहे।
इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर्स एक ही डिस्काउंटेड स्टॉल ले सकते हैं, अतिरिक्त स्पेस फुल इंग्लिश रेट्स पर मिलता है। क्लबिंग रूल्स छोटे वर्नाकुलर प्रेसेस को लैंग्वेजेस के पार्स स्पेस शेयर करने से रोकते हैं, जिससे वो लिंग्विस्टिक सीलोज में रहते हैं। इसका संयुक्त प्रभाव यह है कि हॉल्स में स्टेट इंस्टीट्यूशंस और बड़े कमर्शियल हाउसेस का प्रभाव ज्यादा होता है, जिन्हें वायबिलिटी के लिए स्टॉल सेल्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरी ओर इंडिपेंडेंट और रीजनल पब्लिशर्स सिंबॉलिक फुटहोल्ड तक सीमित रहते हैं। जो खुला लिटरेरी मार्केटप्लेस दिखाई देता है वह रेंट, सब्सिडी और स्केल के लॉजिक्स से फिल्टर होता है। कल्चरल थीम्स और बुक्स जितना प्राइसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्यूरेटेड होता है। यदि एग्जिबिटिंग का कॉस्ट यह तय करती है कि किसी फेयर में स्पेस मिलता है, तो यह भी तय करती है कि किस तरह की बुक्स सर्कुलेट होंगी और अंततः कौन उन्हें खरीदेगा। उच्च स्टॉल रेंट्स प्राइसिंग के जरिए रिकवर किए जाते हैं। पॉपुलर फिक्शन और एग्जाम प्रिपरेशन टाइटल्स हेवी डिस्काउंट्स के साथ वॉल्यूम सुनिश्चित करते हैं, जबकि लिटरेरी और नॉन फिक्शन बुक्स विशेषकर स्मॉल प्रेसेस से प्रीमियम रेट्स पर रहती हैं और शायद ही कभी 350 और 600 से नीचे जाती हैं। क्राउड भी प्राइस लाइंस के अनुसार विभाजित हो जाती है। पेरेंट्स बच्चों के स्टॉल पर ब्राइटली इलस्ट्रेटेड बुक्स को 100 से 300 के बंडल्स में लेते हैं। टीनेजर्स मांगा और ग्राफिक नॉवेल्स की ओर बढ़ते हैं, जिनकी कीमत 700 से 1200 तक जाती है। यूपीएससी, बैंकिंग और इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स टेस्ट प्रेप काउंटर्स पर मल्टीपल टाइटल्स के होलसेल डिस्काउंट्स लेते हैं, और मिडिल क्लास बिब्लोफाइल, जो बुक फेयर का ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट है, धीरे धीरे बुक्स छांटता है, लेकिन बहुत सोच समझकर खरीदता है, अक्सर एक या दो टाइटल्स। इंडिया और लिटरेरी पब्लिशर्स बताते हैं कि सीरियस नॉन फिक्शन अब 500 से 800 की कैटेगरी है, जिससे इम्पल्स परचेज सीमित होता है। बुक फेयर एक ऐसी जगह बन जाता है जहां लोग देखते अधिक हैं और एक्वायर कम करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि रीडिंग एक कंजम्पशन इकोनॉमी में विभाजित हो जाती है। चिल्ड्रंस बुक्स जहां एग्जाम बुक्स यूटिलिटी के लिए और लिटरेरी बुक्स उन लोगों के लिए जो रीडिंग को लेजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बुक फेयर शहर के बाहरी स्ट्रैटिफिकेशंस को भीतर मिरर करता है, चॉइस टेस्ट से कम और बजट्स तथा फ्यूचर एम्बिशन से गवर्न्ड होता है। यह डेमोक्रेटिक अबंडेंस का वादा नहीं करता और बुक्स फॉर एवरीवन की लॉजिक को भी नहीं निभाता। इस प्रकार फेयर स्टेट, मार्केट और रूलिंग डिस्पेंशन के कल्चरल आर्म के इंटरसेक्शन पर ऑपरेट करता है। थीम और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट प्रदान करता है, वॉल्यूम मार्केट चिल्ड्रन और एग्जाम बुक्स के जरिए देता है, और इन दिनों के लिए नैरेटिव फ्रेम कल्चरल नेशनलिज्म प्रदान करता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक बुकमार्क। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.